मुंबई में चल रही विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक अहम बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले कल गठबंधन में शामिल दलों की अनौपचारिक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 30 सितंबर तक सीटों का बंटवारा पूरा करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा समितियों का गठन करने का भी आज फैसला हुआ है, जो गठबंधन के फैसले को लागू करेगा। एक सीट एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने पर पटना और बेंगलुरु की बैठकों में जो सहमति बनी थी, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। दल मिले पर क्या दिल मिलेंगे? INDIA गठबंधन की बैठक के लिए विपक्ष के दिग्गज नेता मुंबई पहुंच गए हैं। पटना बेंगलुरु के बाद मुंबई में ये तीसरी बैठक है। 2 दिन के महामंथन में संयोजक, सचिवालय और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। गठबंधन का लोगो भी जारी होगा, पर क्या भारत का दिल जीतने के लिए इंडिया की ये कोशिशें काफी हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ नहीं, बैठक होगी और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एजेंडा है, वो आएगा सामने। आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान हैं उन मुद्दों के, जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे? पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाज़ा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी। जैसे इतिहास मुंबई ने रचा था डू और डाई मूवमेंट करके अंग्रेजों के खिलाफ, वही ऐसा ही एक नारा देकर हम इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई में एक और 28 दल एकता दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन के चेहरे पर कईयों की दावेदारी है। मुंबई की सड़कों पर देश मांगे नीतीश के ये पोस्टर छाए रहे। एयरपोर्ट पहुंचते ही विपक्षियों का जोश देखने लायक था, लेकिन PM उम्मीदवार पर सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि लड़ाई तो सामूहिक है। शिवसेना और कांग्रेस के जो है कि झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी के ही एक जो प्रमुख घटक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, उसका न तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर एक झंडा है और न ही एक कार्यकर्ता है। हालांकि चेहरे के तौर पर शरद पवार जरूर इंडिया अलायंस की बैठक में एक चेहरा बने हुए हैं राष्ट्रवादी की तरफ से, लेकिन उनके लोग यहाँ पर फिलहाल नदारद हैं। कितने बार घोषित कर चुके हैं, देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना, वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति है, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। जिस तरह अगर G20 के लोग आएंगे तो मोदी जी से पूछेंगे कि इस देश में एक ही आदमी है क्या, सिर्फ चारों जगह तुम्हारी ही तस्वीर है। हम सामूहिकता बहाल करना चाहते हैं। एक चेहरे की बात नहीं है, सामूहिकता की बात है। सामूहिकता की बात है। बैठक वाली जगह से बस कुछ मीटर की दूरी पर भाजपा युवा मोर्चा वाले भी पहुंच गए। राहुल गो बैक के नारे लगाए, उद्धव ठाकरे को घुंघरू भेंट किए। सबसे पहले ये भूमि वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, जिनका वो बारंबार अपमान करता रहता है। सबसे पहले उसको कहीं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप वीर सावरकर जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो आपने अपमान किया, उसके ऊपर पहले माफी मांगिए, तभी युवा मोर्चा आपको मुंबई में आने देगा, वरना हम कल भी इसी तरह से उतरेंगे। और राहुल गांधी के विरोध के साथ साथ आप देखें इनके हाथों में घुंघरू है। ये घुंघरू क्यों लेकर आए हैं? जो ममता बनर्जी ने सरेआम हिंदुओं का कत्ल कराया था, कल उसके लिए हमारे माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे ने रेड कारपेट बिछाया हुआ था। तो मैं चाहता हूँ ये घुंघरू उद्धव जी पहन लें और पूरे महाराष्ट्र में नचनिया बन के नाचे। ये बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से उद्धव ठाकरे को गिफ्ट है और हम ये घुंघरू उनको पहनाएंगे।
ग्रैंड हयात में उद्धव ठाकरे ने विपक्षियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया तो कभी उन्हीं के साथ ही रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी महायुति गठबंधन सहयोगियों के लिए डिनर की मेजबानी की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के जायजे के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की शुक्रवार को NSCI में समीक्षा बैठक होगी। नाम रखा गया है मिशन 48। मुंबई से रौनक कुकड़े, सोहित मिश्रा और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इधर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों की गठबंधन महायुति की भी एक बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में कुल 12 दल शामिल होंगे। यहां महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक का नाम रखा गया है महायुति मिशन 48। इससे पहले कल रात भी इन दलों के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर डिनर के लिए जुटे। इस दौरान भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। डिनर में दोनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की विपक्ष की पहली यूपी में आकर उलझ जाती है। बीएसपी नेता मायावती ने साफ कर दिया है कि वो न इंडिया के साथ जा रही हैं और न एनडीए के साथ। लेकिन मायावती का अपना गेम प्लान क्या है, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं। मायावती जी नक्की कोणासोबत एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत। आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही है, जिसके होस्ट हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शरद पवार ने मायावती को बैठक में ना बुलाए जाने के सवाल पर इशारा किया कि मायावती बीजेपी के साथ हैं, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज हो गईं। मायावती ने शरद पवार के बयान पर तुरंत ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों को गरीब और पिछड़ों का विरोधी बताया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीपति नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। हमारे बगैर 80 किसी की नहीं आ सकती। हम 13.5% लेके खड़े हैं। अगर इधर हो गए तो 80 आपकी होगी और गठबंधन में दूसरी तरफ पहुंच गए तो 60 से ज्यादा गठबंधन की हो गई। लेकिन कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं, वो अकेले लड़ेंगी। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी सपा यानी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था। फिर भी 80 में 10 सीटें ही वो जीत पाई थी। नतीजों के तुरंत बाद मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया। 2022 का विधानसभा चुनाव मायावती अकेले लड़ी और बुरी तरह हारी। उन्हें यूपी विधानसभा की 403 में से सिर्फ 1 सीट भर मिली। पिछले दिनों कई बड़े फैसले ऐसे किए मायावती ने जो भाजपा के पक्ष में थे, मोदी सरकार के पक्ष में थे, तो उनका वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है और ये धारणा कि वो बीजेपी की बी टीम है मायावती को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि अगर मायावती अकेले लड़ने का फैसला लेती हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब देखना ही होगा कि मायावती क्या क्या रणनीति अपनाती हैं। भले ही मायावती कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हो, पर कांग्रेस मायावती पर अपने तेवर नर्म रखे हुए है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यूपी में बहन जी को गठबंधन के लिए कई बार संदेश भेज चुका है। अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व बता पाएगा। मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। मेरा बस यही आग्रह होगा बहन मायावती जी से, बाकी लोगों से, कि वो सभी लोग जो समाज की स्थितियां उसको देखते हुए वो आना चाहिए इंडिया गठबंधन में, और बाकी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व से बात चल रही होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। फिलहाल बहन जी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने जा रही हैं। वो कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही हैं। पिछले विधानसभा में बसपा के 6 विधायक राजस्थान में जीते थे, जिन्हें कांग्रेस ने तोड़ लिया था। बहन जी की मन की बात बहन जी जानती हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, देखते हैं कि बहन जी का क्या रुख होगा। अगर एकजुट विपक्ष बनता है उत्तर प्रदेश में, बसपा, सपा, कांग्रेस और लोकदल,
तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक बहन जी एकला चलो की राह पर है। लेकिन फिर वही बात कि बहन जी के मन में क्या है वो बहन जी के अलावा किसी को नहीं मालूम। सहयोगी एजे जोसेफ के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। G20 के मद्देनजर दिल्ली के 5 स्टार होटल्स खाने की खास तैयारी कर रहे हैं। ये साल मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी के चलते G20 मिलेट्स थाली को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विदेशी मेहमानों के खाने की टेबल पर 100 से ज्यादा देसी विदेशी पकवान रहेंगे, लेकिन सबसे खास होगी G20 मिलेट थाली, जो G20 के लिए ही खास तौर पर तैयार की गई है। बाजरा, रागी, ज्वार और तिल जैसे मिलेट से कैसे स्टार्टर से लेकर खाना तक तैयार हो रहा है, इस बारे में हम मिले रोजेट 5 सितारा होटल के चीफ शेफ गगनदीप से। इसमें बिल्कुल भी कोई भी दाल का, अनाज का और चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। 100% मिलेट बेस्ड थाली है। दाल तो सर दिख रही है हमें। दाल में बिल्कुल भी दाल नहीं है सर। अच्छा। तो इसमें हम 5 तरीके के मिलेट्स यूज़ करें हमने, जो कि बहुत फेमस है। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सर बानियार्ड मिलेट है और कोडो मिलेट है। अच्छा। तो ये 5 तरीके की दाल को हमने बॉईल करके, बाकी तरीका पूरा दाल का बनाने का ही है। अच्छा। बस इसमें दाल नहीं है। इस थाली में कई तरह के पकवान हैं, मिलेट से बनी मिठाइयां भी हैं। तो ये मिलेट्स का ही कमाल है कि आमतौर पर मिठाई सेहत के लिए लोग अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, बट अगर मिलेट्स की मिठाई कहीं आपको मिले तो उसको ज़रूर खा के आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि G20 में मिलेट्स क्यों शोकेस के तौर पर पेश किया जाएगा। भारत की पहल पर इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। मिलेट्स की पैदावार कम पानी और कम खाद से होने की वजह से इसे इको फ्रेंडली माना जाता है। मिलेट्स G20 स्पेशल जो थाली है उसको लॉन्च किया गया है और भारत की कोशिश यही है कि मिलेट्स के ज़रिए जो भारत की प्राचीन खाने पीने की संस्कृति है उसको भी इस G20 के बैठक में शोकेस किया जाए। मनोज ठाकुर के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।